वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑन बी बायोलॉजिकल विद सचिन। शुरू करते हैं 9.9 आर्टिकल डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। देखते हैं क्या क्या यहाँ पे आपको मिलने वाला है। What we learn till now that the organism, बी इट सिंपल बैक्टीरियल सेल, प्रोटोजोन, प्लांट और एनिमल, कुछ भी देखा हो आपने, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कंटेन थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी आपने यही पढ़ा है कि बहुत सारे कंपाउंड होते हैं और बायोमोलिक्यूल होते हैं, ठीक है। उसके अंदर अलग अलग कंसंट्रेशन में, पर मोल, पर सेल, ठीक है, मोल पर लीटर। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी एवर मेड वॉज द ऑब्जर्वेशन दैट ऑल दिस बायोमोलिक्यूल हैव अ टर्न ओवर, ठीक है। दिस मीन दैट दे कंस्टेंटली बीइंग चेंज इनटू सम अदर मॉलिक्यूल एंड आल्सो मेड फ्रॉम सम अदर बायोमोलिक्यूल। देखो, टर्नओवर का मतलब क्या है, वो बदलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो हैं वो सेम रहेंगे हमेशा हमेशा, वो बदलते रहेंगे। ऐसी डिस्कवरीज भी हुई हैं, वो किसी और में बदल जाएंगे, कोई और चीज़ें उनके अंदर बदल जाएंगी। द ब्रेकिंग एंड मेकिंग इज थ्रू केमिकल रिएक्शन कॉन्स्टेंटली अकरिंग इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। भाई देखो, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर, कोई भी रिएक्शन होती है तो वहाँ पे एक चीज़ का डिकम्पोजिशन होता है और दूसरे का सिंथेसिस होता है। तो ये जो मेकिंग ब्रेकिंग है, ये कंटिन्यूसली चलती रहती है और नए कंपाउंड बनते रहते हैं, पुराने टूटते रहते हैं। और इसी चीज़ को कंबाइन करके हमने एक टर्म बना दी, नहीं, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के अंदर दो वर्ड आते हैं आपका, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, वो हम आगे पढ़ेंगे। बाकी बता दूं, एनाबॉलिक का मतलब होता है नई चीज़ें बनाना और कैटाबॉलिक का मतलब होता है तोड़ना। ईच ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शन रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल। हर एक रिएक्शन से क्या होता है, किसी बायोमोलिक्यूल का जो आकार प्रकार है वो बदल जाता है, ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है। ए फ्यू एग्जाम्पल फॉर सच मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन आर रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम अमीनो एसिड, मेकिंग एन अमीनो एसिड इनटू अमीन। मतलब कि एक अमीनो एसिड में से जब कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी तो वो अमीन बन जाएगा, ओके। रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप इन ए न्यूक्लियोटाइड बेस, हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इन द डाइसैकेराइड। ये सारे रिएक्शन तो रखे हैं, विच कैन लिस्ट 10 एंड थाउजेंड्स सच एग्जाम्पल। ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे। तो मेजोरिटी ऑफ दीज मेटाबॉलिक रिएक्शन डू नॉट अकर इन आइसोलेशन बट आर ऑलवेज लिंक टू सम अदर रिएक्शन। और ये लिखा है कि मेजोरिटी में जो रिएक्शन है ना, अकेली नहीं होती, मतलब अकेली कोई रिएक्शन नहीं होती, वो हमेशा किसी ना किसी के साथ जुड़ी होती है, ठीक है। एक काम कुछ नहीं होता बॉडी में। In other words, metabolites are converted into each other in a series of linked series called the metabolic pathway। और वो आपस में क्या होते हैं, बदलते रहते हैं, कभी कुछ बन गया, कभी कुछ बन गया, कभी कुछ टूट गया, और एक मतलब के रास्ता होता है। These metabolic pathway are similar to the automobile traffic in a city। ये बिल्कुल सड़क पे चलने वाली गाड़ियों की तरीके से है, वो अपने अपने रास्ते में चलते रहते हैं, सबको अपने अपने काम होते हैं, हजारों बार वो आपस में रास्ता क्रॉस करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना काम करते रहते हैं। दिस पाथवे आर ईदर लीनियर और सर्कुलर, वो कैसा भी हो सकता है। दिस पाथवे क्रिस क्रॉस इच अदर, वो बार बार रास्ता काटेगा। देयर आर ट्रैफिक जंक्शन भी होते हैं, एक बार कोई और काम हो रहा है तो कोई एक रिएक्शन को रुकना पड़ सकता है कुछ टाइम के लिए। फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट थ्रू मेटाबॉलिक पाथवे हैज ए डेफिनिट रेट एंड डायरेक्शन लाइक ऑटोमोबाइल ट्रैफिक। बिल्कुल सड़क पे चलने वाली गाड़ियों के तरीके से उनके रास्ते होते हैं, वापस में काटते भी हैं रास्ते को। इसके अलावा जब एक गाड़ी पास हो रही होती है तो दूसरी जैसे रुकती है, सेम इसी तरीके से एक आपकी रिएक्शन जब हो रही होती है, दूसरी कई बार रुक जाती है। कई बार किसी को जल्दी निकलना होता है, वो वहां से निकल जाती है। द मेटाबॉलिक फ्लो इज कॉल्ड डायनामिक स्टेट और बॉडी कॉन्स्टिट्यूट, और इसी चीज को बोलते हैं डायनामिक स्टेट, ठीक है। What is most important is that the interlinked metabolic traffic is very smooth and without single report of mishap for the healthy condition। और कितनी कमाल की बात है कि कभी भी किसी मिस हैपनिंग की, जैसे कि सड़कों पे आते एक्सीडेंट हो गया, ऐसा कोई भी काम नहीं होता एक हेल्दी ह्यूमन के अंदर। अनदर फीचर ऑफ दिस मेटाबॉलिक रिएक्शन इज दैट एवरी केमिकल रिएक्शन इज ए कैटलाइज्ड रिएक्शन। एक और कमाल की बात की जितनी भी रिएक्शन है सारी कैटलाइज्ड है, मतलब कि कोई ना कोई एंजाइम ऐसा है उनके पीछे जो उनको क्या करता है, स्पीड अप करता है, ठीक है। देयर इज नो अनकैटलाइज मेटाबॉलिक कन्वर्जन इन लिविंग सिस्टम, एक सिंगल भी नहीं है। इवन CO2 डिजोल्विंग इन वाटर, CO2 पानी में घुलती है, वो भी एक कैटलाइज रिएक्शन है लिविंग सिस्टम के अंदर। द कैटलिस्ट विच हैज द रेट ऑफ गिवन मेटाबॉलिक कन्वर्जेशन आर कॉल्ड आल्सो प्रोटीन। देखो वो एंजाइम जो है वो भी प्रोटीन ही है। दीज प्रोटीन आर कॉल्ड कैटलिटिक पावर एंड नेम एंजाइम। और वो प्रोटीन क्या है, एंजाइम है, जिनके अंदर ये पावर है रिएक्शंस को आगे मॉडिफाई करने की, बढ़ाने की या घटाने की। मेटाबॉलिक बेसिस की बात कर लेते हैं कि बेसिक्स क्या है हमारे। मेटाबॉलिक पाथवे कैन लीड ए मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फ्रॉम ए सिंपल स्ट्रक्चर
और लीड टू सिंपल स्ट्रक्चर फ्रॉम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो क्या लिखा है यहाँ पे कि बिल्कुल टूट टूट के चीज़ें बन सकती हैं। द फॉर्मर केसेस कॉल्ड द बायोसिंथेटिक पाथवे ऑफ एनाबॉलिक पाथवे, द लेटर इज कॉल्ड द डिग्रेडेशन ऑफ द कैटाबॉलिक पाथवे। मतलब कि जब मोर कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनती हैं तो एनाबॉलिक, और जब सिंपल चीज़ें बनती हैं तो कैटाबॉलिक। आपके पास एक बड़ा सा ब्लॉक है, आप सिंपल कब बनाओगे इससे, तो आप इसको तोड़ दोगे। ओके, तो इसको बोलते हैं कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक मतलब कि काटा, काटा कब लगेगा, तो तोड़ फोड़ होगी। ठीक है, अब एनाबॉलिक इसका अपोजिट हो जाएगा, जिसके अंदर ठीक का निशान मतलब कि सही अच्छे अच्छे काम होंगे आपके। तो अच्छा काम मतलब कि कोई चीज़ को बनाना, क्रिएट करना, समथिंग न्यू। एनाबॉलिक पाथवे इज एक्सपेक्टेड कंज्यूम एनर्जी, क्योंकि चीज़ें नई बन रही हैं तो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। असेंबली ऑफ प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड रिक्वायर एनर्जी इनपुट। जब आप अमीनो एसिड को जोड़ के प्रोटीन बना रहे होते हो तो वहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन ऑन अदर हैंड कैटाबॉलिक पाथवे लीड टू रिलीज ऑफ एनर्जी। देखो, जब आप एटीपी बना रहे हो, एटीपी बना रहे हो तो आप यहाँ पे फॉस्फेट प्लस फॉस्फेट जोड़ रहे हो ना ए के साथ, तो 3 फॉस्फेट जोड़े ए के साथ, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एनर्जी दे दी इसको तो इसके अंदर एनर्जी गेन हो गई। ठीक है, आपने एक एनर्जी मॉलिक्यूल बनाया तो आपने वहाँ पे एनर्जी खर्च करी। लेकिन जब आप क्या करते हो, इसी एटीपी को तोड़ते हो तो वहाँ से क्या निकलती है, एनर्जी। ठीक है, other hand catabolic release energy. For example, when glucose is degraded to lactic acid in our muscles, energy liberated. जब ग्लूकोज टूटता है तो एनर्जी निकलती है। This metabolic pathway from glucose to lactic acid which occur in 10 metabolic step are called the glycolysis. अब ग्लूकोज सिंपली नहीं टूटता, लगभग 10 स्टेप होते हैं, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। आप पढ़ोगे इसको फर्दर चैप्टर में। Living organisms have learned to trap energy liberated during degradation and store in the form of chemical bond. और लिविंग ऑर्गेनिज्म ने सीख लिया कि कैसे वो इन कंपाउंड से टूटने वाली एनर्जी को बॉन्ड बना के सेव करेंगे, स्टोर करेंगे। एज and when needed these bond energy is utilized for the biosynthetic osmotic or the mechanical work that we perform। और बाद में उस stored energy को हम अपने काम के हिसाब से यूज कर लेंगे। The most important form of energy currency of a living system is the bond energy which is a chemical called एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हम ग्लूकोज से तोड़ के एनर्जी निकाल लेंगे, हम उस एनर्जी को फर्दर इस्तेमाल के लिए क्या करेंगे, एटीपी की फॉर्म में स्टोर कर लेंगे और फिर उसको जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर लेंगे। हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिज्म डिराइव देयर एनर्जी, व्हाट स्ट्रेटजी हैव दे इवॉल्व, हाउ डू दे स्टोर एनर्जी। अब ये सारी जो बातें कैसे काम करते हैं वो हम पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर, हायर क्लास के अंदर। ठीक है, अब है लिविंग स्टेट। कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो क्यों है। ओके, at this level you must understand that the tens and the thousands of chemical compound in a living organism otherwise called metabolite, उन सभी को क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स को मेटाबोलाइट्स और बायोमोलिक्यूल, प्रेजेंट एट कंसंट्रेशन ऑफ कैरेक्टर ऑफ ईच ऑफ देम। तो वो किसी खास कंसंट्रेशन में, किसी खास अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, द ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल इज 4.2 माइक्रोमोल पर लीटर। ओके, ठीक है, टू 6.1, वाइल दैट द हार्मोन वुड बी इन नैनोग्राम्स पर मिलीलीटर। तो देखा क्या है, ब्लड के अंदर हिम ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ग्लूकोज की ज़्यादा है, लेकिन हार्मोन तो बहुत कम है, नैनोग्राम्स में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट, देखो इसका मतलब ये है कि भाई सारी चीज़ें ना बॉडी में तो प्रेजेंट है, लेकिन सब अपने अपने हिसाब से एक फिक्स अमाउंट में है। ये नहीं है कि भाई आपके अंदर बल्क में सब कुछ पड़ा है। ठीक है, जो चीज़ जितनी चाहिए सिर्फ उतनी ही है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम इज दैट all living organism exist in a steady state characterized by concentration of each of the biomolecule। वो सब एक खास करेक्टर को परफॉर्म करने के लिए, खास काम को परफॉर्म करने के लिए खास फिक्स कंसंट्रेशन में बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं। दिस बायोमोलिक्यूल आर इन ए मेटाबॉलिक फ्लक्स, एक फ्लक्स के अंदर है ताकि वो काम करते रहें, आपस में बैलेंस्ड हैं। एनी एनिमल और फिजिकल प्रोसेस मूव स्पॉन्टेनियसली टू इक्विलिब्रियम। कोई भी रिएक्शन, कोई भी ऑर्गेनिज्म की होने वाली रिएक्शन हमेशा कहाँ जाएगी, वो देखो, अगर आप 2 बकेट लेते हो, बीच में पाइप से जोड़ के चलाते हो उनको, ठीक है, तो वो जब पानी चल रहा होगा एक भरी बाल्टी से खाली बाल्टी में, तो वो एक टाइम पे आके रुक जाएगा। कब, जब दोनों के अंदर पानी बराबर हो जाएगा। तो हर एक रिएक्शन, हर एक सिस्टम चाहता है लाइफ में कि वो इक्विलिब्रियम में आके सेट हो जाए। द स्टेडी स्टेट इज नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। लेकिन अगर हम ऐसे रुक गए तो काम ही नहीं चलेगा। वन शुड रिमेंबर दैट फ्रॉम फिजिक्स दैट सिस्टम एट इक्विलिब्रियम कैन नॉट परफॉर्म वर्क। ये पता होना चाहिए कि जब कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो वो काम नहीं करेगा। एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क कॉन्टिन्यूसली दे कैन नॉट अफोर्ड टू रीच इक्विलिब्रियम। और भाई जानवरों को या उन एनिमल्स को, इंसानों को तो सारे ज़िंदगी काम करना होता, वो तो इस चीज़ को अफोर्ड कर ही नहीं सकते। हैंस द लिविंग स्टेट इज़ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट टू बी एबल टू परफॉर्म ये वर्क। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है
कि लिविंग स्टेट जो है वो नॉन इक्विलिब्रियम है, कभी भी इक्विलिब्रियम को वो अचीव करेगी ही नहीं। हालांकि हर एक रिएक्शन उसकी तरफ बढ़ती ज़रूर है, लेकिन ह्यूमन के अंदर ऐसा नहीं होगा, किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर ऐसा नहीं होगा। लिविंग प्रोसेस इज कॉन्स्टेंट एफर्ट टू प्रिवेंट फॉलिंग इनटू इक्विलिब्रियम। और लिविंग स्टेट हमेशा ये चाहती है कि वो कभी भी इक्विलिब्रियम में सेट ना हो, इससे दूर भागती है। दिस इज अचीव्ड बाय एनर्जी इनपुट। वो कब होगा? एनर्जी इनपुट से होगा। जब भी इक्विलिब्रियम माने को हो जाए तब एनर्जी दे दो, कोई काम करवा दो अलग से नया सा। मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड ए मैकेनिज्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। और मेटाबॉलिज्म से क्या मिलती है? एनर्जी। हैंस द लिविंग स्टेट एंड मेटाबॉलिज्म आर सिनोनिम्स। तो आप मेटाबॉलिज्म को बोल लो या लिविंग स्टेट को बोल लो, ये सिनोनिम्स हैं, एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मतलब कि बिना मेटाबॉलिज्म के लाइफ और लिविंग स्टेट पॉसिबल ही नहीं है। ओके, आगे आते हैं आपके एंजाइम्स। एंजाइम्स पढ़ते हैं भी आगे। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन। देखो ये लाइन नीट के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त है। कैसे? इस वर्ड का देखना, ऑलमोस्ट को ऑल नहीं लिखा है, ऑलमोस्ट लिखा है। वहाँ पे आपको ऑल मिल जाएगा, ठीक है, हाफ मिल जाएगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन आपको ऑलमोस्ट से आंसर को क्रैक करना है वहाँ पे। ओके, तो ये बेसिक बात है। देखो कितनी सिंपल लाइन है ये। अगर आपको मैं समझाऊँ इस चीज़ को, तो इससे ज़्यादा सिंपल लाइन अगर आपने कभी पढ़ी होगी तो शायद आपका देखो, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, काफ़ी बेसिक सी बात है। लेकिन नीट में जब इसको पूछेंगे ना तो स्टेटमेंट मिलेंगे आपको 4, और 4 में से एक स्टेटमेंट ये मिलेगी एग्जैक्टली NCERT से। और बिल्कुल ये जहाँ पे लिखे होंगे वर्ड आपको वो ही मार्क करने हैं, तभी आपका आंसर ठीक होगा। ऑलमोस्ट की जगह पे अगर कुछ भी उन्होंने एक्स्ट्रा लगा दिया या इसको हटा दिया बाकी 3 स्टेटमेंट में, तो वो तीनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देर आर सम न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव लाइक एंजाइम। कुछ न्यूक्लिक एसिड हैं लाइक राइबोजाइम, ठीक है। वन कैन डिपिक्ट एन एंजाइम बाय ए लाइन डायग्राम, ठीक है। एक एंजाइम को आप लाइन डायग्राम से समझ सकते हो। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर वाला जो प्रोटीन है वो क्या हो जाएगा? वो एंजाइम। दैट इज अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज द सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर। अब एंजाइम की तरह किसी प्रोटीन के पास सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर भी होती है। व्हेन यू लुक एट द टर्सरी स्ट्रक्चर यू विल नोटिस दैट द बैकबोन ऑफ द प्रोटीन चेन फोल्ड अपॉन इटसेल्फ। जब आपने देखा था टर्सरी स्ट्रक्चर को तो आपने देखा कि वो एक लूज वुलन बॉल की तरह थी, बैकबोन मुड़ी हुई थी। यू विल नोटिस दैट द बैकबोन ऑफ द प्रोटीन थिन चेन फोल्ड अपॉन इटसेल्फ। द चेन क्रिस क्रॉस इटसेल्फ एंड हैंस मैनी क्रेविसेस और पॉकेट आर मेड। उसके अंदर काफ़ी पैकेट और कर्व्स बन गई थी। वन सच पॉकेट इज कॉल्ड एक्टिव साइट। और वो एक पॉकेट क्या कहलाती है? आपकी एक्टिव साइट। एन एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज ए क्रेविस और अ पॉकेट इन विच सबस्ट्रेट फिट। तो आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ पे देखते हैं। एक एंजाइम के अंदर आपकी क्या होती है? एक जगह होती है जहाँ पे आपका क्या करता है? सबस्ट्रेट आके कनेक्ट करता है, और बिल्कुल इसी जैसी एक स्ट्रक्चर मिलेगी आपको सबस्ट्रेट के ऊपर, जो इसके अंदर आके फिट हो जाएगी। अगर ये नहीं है तो ये आपस में एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, ठीक है। और ये एंजाइम उस रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करवा पाएगा। समझ रहे हो इस बात को? इसके बाद यहाँ पे इसको बोलते हैं एक्टिव साइट। ये रहा आपका एन एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम। हो गया, सब फिट करेगा यहाँ पे। दस एंजाइम थ्रू देयर एक्टिव साइट कैटलाइज रिएक्शन एट हाई रेट। और इसी की वजह से ये हाई रेट पे रिएक्शन करवा पाते हैं। एंजाइम कैटलाइज डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट इन मैनी वे। ये इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट आपने पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर, निकल प्लेटिनम वगैरह का इस्तेमाल किया था हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल में। तो वो कैटलिस्ट थे, वो इनऑर्गेनिक थे, ठीक है। ये ऑर्गेनिक होते हैं, तो इनके अंदर काफ़ी डिफरेंस होते हैं। बट वन मेजर डिफरेंस नीड टू मेंशन इज इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर। क्योंकि निकल का क्या बिगड़ना है? कुछ भी नहीं बिगड़ना, उसकी कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होती, वो तो सिंगल एक एलिमेंट है एंड हाई प्रेशर पे काम कर लेंगे। वाइल जो एंजाइम है ना, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं और हाई टेम्परेचर प्रेशर पे ये डीनेचर हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ठीक है। However, enzyme isolate from organism who normally live under extreme high temperature are stable and retain their catalytic power even at high temperature up to 80 to 90 डिग्री सेल्सियस। देखो क्या कहा है, लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे भी हैं जो उन ऑर्गेनिज्म से निकाले जाते हैं जो हाई टेम्परेचर पे रहते हैं। तो उससे क्या होगा? ये एंजाइम काफ़ी लंबे
टेम्परेचर पे गैप पे काम कर लेते हैं, इनको क्या बोलते हैं आपके थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ दिस दस एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ विच एंजाइम आइसोलेट फ्रॉम द थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। जो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म है ना, जो गर्मी को पसंद करते हैं, उन ऑर्गेनिज्म में से निकाले जाने वाली एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एंजाइम, अब कैसे समझेंगे इनको। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड ए केमिकल रिएक्शन। Chemical compound undergo two type of change, a physical change and simply refer to the change in the shape of without breaking bond. This is physical process. Another physical process is change in the state of the matter. When ice melt into water, when water become vapor. ठीक है, तो क्या लिखा है इन्होंने यहाँ पे, दो टाइप के चेंज होते हैं आपका, एक होता है आपका केमिकल चेंज, एक होता है आपका फिजिकल चेंज। आपको पता ही होगा, दोबारा बता देता हूँ। फिजिकल का मतलब है जस्ट शेप बदलना। पानी था आपके पास सॉलिड फॉर्म में, आइस फॉर्म में, रख दिया नॉर्मल रूम में, वो मेल्ट होके पानी बन गया, और आपने उसको थोड़ा सा और गर्म कर दिया तो वो वेपर बन गया। देखो, लेकिन एक जो चीज़ है फिक्स, वो क्या है, आइस थी तो भी H2O की ही थी आइस, लिक्विड बना तो भी H2O था, वेपर बना तो भी H2O था। लेकिन अगर वहाँ पे क्या हो, बॉन्ड बदल जाए, आपकी स्ट्रक्चर बदल जाए, तो क्या कहलाएगा वो आपका केमिकल चेंज। आप नीचे देख सकते हो ये, ठीक है। एक आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड था, H2SO4 के साथ उसको मिक्स कर दिया तो BaSO4 और H2O, तो यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है, ठीक है। ये था एक इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। सिमिलरली हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। जब स्टार्च ग्लूकोज में टूटती है तो क्या है, एक ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। ये इनऑर्गेनिक केमिकल थी, लेकिन दोनों का काम क्या था, एक चीज़ से दूसरी नई चीज़ बन रही है। रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रेफर टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम। भाई ये डेल्टा पी का मतलब होता है प्रोडक्ट कितना बना है डेल्टा टाइम में, मतलब कितने टाइम में, ये नीचे टाइम है और ऊपर अगर प्रोडक्ट है तो कितने टाइम में कितना प्रोडक्ट यहाँ पे बना है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई जाती है रेट ऑफ रिएक्शन से। ये आपका फॉर्मूला रहेगा उसका। रेट कैन आल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक स्पेसिफाइड, ठीक है, या कितनी स्पीड से कोई रिएक्शन हो रही है उसको भी यहाँ से बोल देते हैं। रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस आर इन्फ्लुएंस बाय टेम्परेचर अमोंग अदर फैक्टर। टेम्परेचर के साथ साथ और चीज़ें भी इसको मतलब के हिट करती हैं, डिटरमाइन कराने में हेल्प करती हैं। ए जनरल रूल ऑफ थंब इज दैट रेट डबल और डिक्रीज बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस के चेंज में अगर बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी, और घटाओगे तो हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये रेट आपकी अफेक्ट होती है। अब बात करते हैं रिएक्शन के नीचे। कैटालाइज रिएक्शन प्रोसीड एट रेट वेरी वोस्टली हायर देन दैट ऑफ अनकैटालाइज। मतलब कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एंजाइम है वो काफ़ी ज़्यादा 1000 टाइम तक भी फास्ट हो सकती है एक अनकैटालाइज रिएक्शन से। When enzyme catalyzed reaction are observed, the rate would be vastly higher than the same but uncatalyzed reaction। बहुत भयंकर स्पीड से मिलते, लाइक CO2 और H2O है, H2CO3 कार्बोनेट आयन बन गया कार्बोनिक आयन। देखो ये जो एरोज हैं आपको इनका पता भी होगा, ये जो एरोज हैं और ये जो एरो, इसका मतलब होता है रिवर्सिबल। मतलब कि कार्बोनिक एनहाइड्रस कार्बोनिक एसिड से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकता है ज़रूरत पड़ने पर, और कार्बन डाइऑक्साइड से वाटर तो बना ही रहा है जब इसको रिक्वायर्ड है, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम, अगर एंजाइम नहीं है, जो रिएक्शन है वो बहुत स्लो होगी। विद अबाउट 200 मोल ऑफ H2CO3 बीइंग फॉर्म इन एन आवर, तो 200 मोलिक्यूल बनेंगे 1 घंटे में। हाउएवर बाय यूजिंग द एंजाइम प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म कार्बनिक एनहाइड्रेज द रिएक्शन इज, ओ माय गॉड, 6 लाख, सॉरी 60 लाख आई थिंक, नहीं 6 लाख, ठीक है। 6 लाख आपका 6 लाख टाइम आपकी ये बढ़ गई है, ठीक है। इतने मॉलिक्यूल यहाँ पे बन रहे हैं बीइंग फॉर्म एवरी सेकंड, और टाइम सोचोगे तो पता नहीं कितने हज़ारों करोड़ों टाइम बाद बढ़ चुके। देखो 200 मॉलिक्यूल से 200 मॉलिक्यूल पर आवर से हो गई आपकी 6 लाख पर सेकंड। इमेजिन भी नहीं कर सकते इस नंबर को हम कितना स्पीड से बढ़ गई। अगर आपका मैथ ज़बरदस्त है तो मुझे भी बताना एक बार कितने गुना बढ़ गया ये। हालांकि लगता नहीं मुझे होगा, भाइयों वालों का। आगे देखते हैं, और इसको बोलते हैं द पावर ऑफ एंजाइम इज इनक्रेडिबल इंडीड। आप इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। देखो क्या लिख रखा है, नियरली 10 मिलियन टाइम्स तक बढ़ा रखी है। देर आर थाउजेंड ऑफ टाइप ऑफ एंजाइम ईच कैटालाइज अ यूनिक केमिकल एंड मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब काफ़ी टाइप के आपके पास एंजाइम होते हैं और वो अलग अलग रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। ए मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन व्हेन ईच ऑफ द स्टेप इज कैटालाइज्ड बाय द सेम एंजाइम कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट एंजाइम इज कॉल्ड द मेटाबॉलिक पाथवे। अब एक एंजाइम अगर मल्टी स्टेप वाली को कैटालाइज करवा रहा है तो उसको बोलते हैं आपका मेटाबॉलिक
पाथवे, जैसा कि हमने कहा था ग्लूकोज टूटता है 10 स्टेप में, ओके ठीक है। दिस रिएक्शन इज एक्चुअली ए मेटाबॉलिक पाथवे इन विच ग्लूकोज बिकम पायरुविक एसिड थ्रू 10 डिफरेंट स्टेप कैटलाइज मेटाबॉलिक रिएक्शन। व्हेन यू स्टडी रेस्पिरेशन इन चैप्टर 14, वहाँ पे पूरी रिएक्शन मिलेगी आपको एक पेज पे इधर कोने में, वो सारी पढ़ाएंगे आपको। यू विल स्टडी दिस रिएक्शन एट दिस स्टेज, यू विल शुड नो दिस इज वेरी मेटाबॉलिक पाथवे विद वन एडिशनल रिएक्शन गिवन राइज टू वेराइटी ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट इन आवर स्केलेटल मसल अंडर एनारोबिक कंडीशन लैक्टिक एसिड। देखो क्या होगा, अब यहाँ से 3 चीज़ें बनती हैं, इथेनॉल भी बनता है अगर एब्सेंस है, लैक्टिक एसिड भी बनता है और एनर्जी भी बनती है, ठीक है। तो 3 अलग अलग तरीके फिर यहाँ से आगे चलते हैं, फर्मेंटेशन वगैरह सब यहाँ से पॉसिबल है। अब ये जो आएगा एंजाइम कैसे इतनी हाई रेट को पकड़ते हैं, तो वो हम ट्राई करेंगे अगली वीडियो में पढ़ाने की आपको, नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा ये। और यह पढ़ा दें, चलो पढ़ ही लेते हैं, इसको तो पढ़ लेते हैं। हाउ डू एंजाइम ब्रिंग अबाउट सच हायर रेट ऑफ रिएक्शन। देखो होता क्या है, एंजाइम आपके पास है, सबस्ट्रेट आ गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर एंजाइम तो निकल जाएगा, प्रोडक्ट रह जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, कुछ मिली सेकेंड्स के लिए होती है ये। तो ये ही आपको पूरे पैसेज में अभी पढ़नी है, ये था बेस आपका, मतलब कि सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट कैसे बनेगा एंजाइम की हेल्प से, ये आपने भी देखा यहाँ पे। तो इसको मैं एक बार अभी थियोरेटिकली करवा देता हूँ। To understand this, we should study enzyme little more. We have already understood the idea of an active site. आपको अभी बताया था मैंने एक्टिव साइट किस तरीके से काम करती है, ओके। The chemical or metabolic conversion refer to a reaction. The chemical which is converted into a product is called the substrate. और जिसको हमें बदलना है उसको बोलते हैं substrate. Hence, enzyme that is protein with 3D structure, including an active site, converts substrate into product. तो enzyme क्या करता है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल देता है, ठीक है। आप इसको नीचे से देख सकते हो, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में एंजाइम बदलता है। इट इज़ नाउ अंडरस्टूड दैट द सबस्ट्रेट हैज़ टू बाइंड एंजाइम। अब सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ जुड़ना पड़ेगा, ठीक है, तो इस तरीके से वो जुड़ जाएगा। एक्टिव साइट विद इन द क्लाफ्ट ऑफ द सॉकेट, द सबस्ट्रेट हैज़ टू डिफ्यूज toward the active site. There is thus an obligatory formation ES complex, जो मैंने आपको बताया था एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। E स्टैंड फॉर एंजाइम। दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज ए ट्रांजिएंट फिनोमेना, ये ट्रांजिएंट फॉर्म है जो जल्दी टूट जाती है, हमेशा के लिए नहीं रुकती। ड्यूरिंग द स्टेट वेयर सबस्ट्रेट इज बाउंड टू एंजाइम एक्टिव साइट, ए न्यू स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट कॉल्ड द ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर इज फॉर्म, नई स्ट्रक्चर बन गई। वेरी सून आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग इज कंप्लीटेड, द प्रोडक्ट इज रिलीज फ्रॉम द एक्टिव साइट। एक्टिव साइट है जो आपका प्रोडक्ट है वो निकल जाएगा। इन अदर वर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट गेट ट्रांसफॉर्म इनटू स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट। आपको बना के दिखाता हूँ मैं एक सेकंड। ये द पाथवे ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट गो थ्रू द सो कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। There could be many more altered structure state between the stable substrate and the product. अलग स्ट्रक्चर भी यहाँ पे मिल सकते हैं आपको। Implicit in the statement that the fact that all other intermediate structure state are unstable, सारी unstable रहेंगे चाहे कितने भी स्टेज बने। Stability is something related to the energy status of the molecule of the structure. Hence, when we look at the pictorial through a graph, we look something in the figure 9.6. तो इसको एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या चीज़ है ये। देखो भाई, पहले बताते हैं आपको कि चल क्या रहा है। आपके पास एक एंजाइम है और आपके पास एक सबस्ट्रेट है। ये एंजाइम है, ये आपका सबस्ट्रेट है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स बन गया, कब बना ये, जब एक एंजाइम आपका मिला था सबस्ट्रेट के साथ। ये आपकी ट्रांजिएंट फॉर्म है। अब बाद में क्या होगा, जब ये एंजाइम तो अलग रह जाएगा, लेकिन ये जो निकलेगा ना इधर से ब्लू कलर का जो आपका निकल रहा था, अब की बार ये प्रोडक्ट होगा। ये अपने रास्ते निकल लेगा और आपका सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम होता है। अब एक बार यहाँ ग्राफ में और देख लेते हैं हुआ क्या एक्चुअल में। देखो ये रिएक्शन था, प्रोडक्ट बन रहा है इधर, और ये है आपका एनर्जी। तो विदाउट एंजाइम नॉर्मली क्या हो रहा था, यहाँ पे जाके नीचे आ रहा था। तो देखो एनर्जी कितनी ज़्यादा यूज़ हो रही थी, ठीक है।
एक्टिवेशन एनर्जी थी ये जो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही थी, लेकिन जब एंजाइम मिला दिया विद एंजाइम, ये विदाउट थी ये विद एंजाइम है, तो एक लो एनर्जी पाथ मिला और प्रोडक्ट बन गया। तो इसको क्या बोलते हैं, एक तो आपको 10 किलोमीटर आगे जाके घूम के आना हो, एक आपको जस्ट चलते ही घूम जाना हो 1 किलोमीटर के बाद, तो ये यहाँ पे काम घट जाता है एंजाइम मिलने के बाद। तो एंजाइम क्या देता है, एक लो एनर्जी पाथ देता है जिससे कि रिएक्शन जल्दी खत्म हो जाती है। इसके बाद ये बता रखा है यहाँ पे इसके अंदर भी, the y-axis represents the potential energy content, the x-axis represents the progression of the structure of the through the transition state. You would notice two things: the energy level difference between substance and product. The P is at lower level than the S. The reaction is an exothermic reaction. Energy निकलेगी, heat energy. One need not supply energy in order to form the product. However, whether it is exothermic or spontaneous reaction or endothermic or energy requiring reaction, the S has to through the much higher energy state of transition test. क्या लिखा है भाई, ये कैसी भी रिएक्शन हो, एंडोथर्मिक हो, एक्सोथर्मिक हो, कॉन्टिन्यूअस हो, स्पॉन्टेनियस हो, कैसे भी हो, तो लिख रखा है कि भाई एक ट्रांजिएंट स्टेज से निकलना पड़ता है। द डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट एज फ्रॉम दिस ट्रांजिशन इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। और वो एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं जब कोई चीज़ ऊपर जाके अपना मेन कंपाउंड को फॉर्म करती है, मतलब कि सब्सटेंस से प्रोडक्ट बनता है, तो वो इस एनर्जी पे जाके बनता है। तो वो एनर्जी का जो अमाउंट था वो नीचे कर दिया कम, किसने, एंजाइम ने। एंजाइम इवेंचुअली ब्रिंग डाउन दिस एनर्जी बैरियर, ठीक है। तो देखो क्या लिखा था यहाँ पे, ये नीचे पैसेज में लिखा था कि आपका जो एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये बताया था कि जब आपका सबस्ट्रेट बन रहा है या प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे सबस्ट्रेट है, इसके बाद प्रोडक्ट है, ठीक है, इधर ये सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए ये एनर्जी चाहिए थी पहले केस में, ठीक है, विदाउट एंजाइम, और ये चाहिए दूसरे केस में विद एंजाइम। तो ये बता रखा है कि किस तरीके से एंजाइम जो है लो एनर्जी पाथ प्रोवाइड कराता है और उस एनर्जी बैरियर को तोड़ देता है। तो ये थोड़ा सा लास्ट में मैंने स्पीड से बोल दिया, पर फिर भी आप इसको समझ सकते हो, समझाया आराम से, बस रीडिंग जल्दी से कर दी थी। बाकी का जो कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको देंगे। जब तक के लिए बने रहें मेरे साथ, देखते रहें बी बायोलॉजिकल। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वगैरह कर दिया करो यार, मुझे भी पता चले कौन कौन पढ़ता है।